यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 16। आइडियलिस्ट्स एट 20, रियलिस्ट्स एट 40, मतलब 20 की उम्र में आदर्शवादी, 40 की उम्र में यथार्थवादी। यहाँ पर आदर्शवादी का मतलब है विचारधारा और यथार्थवादी का मतलब है सच्चाई। और इस लेसन के पूरे नाम मतलब है जवानी में हम सपनों और ऊंचे विचारधारा के आधार पर सोचते थे, पर उम्र बढ़ने पर जीवन के सच्चे अनुभवों ने हमें सच्चाई को मानकर चलना सिखा दिया। हाल ही में हमारी पुरानी सखियों की मुलाकात हुई। हम कुछ महिलाएं हैं जो बचपन से एक दूसरे को जानती हैं। हमारी बैठकों की शुरुआत शादी से पहले ही हो गई थी। शादी के बाद, फिर मां बनने के बाद, और अब तो हम अपनी अपनी संतानों की शादियों में मिलती हैं। उम्र के निशान तो साफ दिखते हैं, फिर भी हम कभी भी मिलकर अपने हालचाल बांट लेती हैं। कभी भी कोई एक कई साल बाद जुड़ती है, पर हम फौरन बातों की कड़ी पकड़ लेते हैं। पिछले 25 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, ऐसी बातें भी जिनके बारे में सोचना तक मुश्किल था। हमारे पास कई सपने थे, पर पूरे बहुत कम ही हुए। मेरी सहेली विमला इसका एक उदाहरण है। जब हम कॉलेज में थे, वह बहुत खूबसूरत थी। लोग अक्सर उसे फिल्म स्टार समझ लेते थे। उसे अपनी खूबसूरती का एहसास था और वह थोड़ी घमंडी भी थी। 25 वर्ष बाद मिली तो यकीन नहीं हुआ कि मेरे सामने खड़ी महिला वही विमला है। उसकी लंबी, घनी काली लटें कहाँ गईं? वह निखरी रंगत कहाँ रही? अब वह झुर्रियों से भरे एक गोल से शरीर जैसी दिख रही थी। बाल पक चुके थे, पतले हो गए थे और छोटे छोटे कटे थे। वह सोच से भरी अंदाज में बोली, सुंदरता रोकी नहीं जा सकती। जवानी में लगता है कि रूप हमेशा रहेगा, पर ऐसा नहीं है। सुंदरता बुद्धि जैसी नहीं है। बुद्धिमान लोग हमेशा बुद्धिमान रहते हैं। मेरी दूसरी सहेली विनुता ने विमला के इस विचार को गलत साबित किया। कॉलेज में विनुता बेहद तेज थी, टॉप छात्रों में एक। उसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता था। सुंदर भी थी, प्रतिभाशाली भी, और सबसे बढ़कर बहुत सरल। उसमें कोई बनावट नहीं थी। हम सब सोचते थे कि विनुता किससे शादी करेगी, उसके बराबर कोई मिलेगा भी या नहीं। कॉलेज में ही उसे एक अच्छा लड़का, पार्थ, मिला। वह भी तेज था। हमें लगा कि दोनों सदा एक दूसरे की बुद्धिमानी पर गर्व करेंगे और खुश रहेंगे। कितने गलत निकले हम। वर्षों बाद जब मिली तो अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना, ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। तो विनुता मंदसी लगी। उसमें पहले वाली जीवंतता, एक्टिवनेस नहीं थी। कॉलेज में वह ताकत से भरी रहती, चाहे कॉलेज डे हो, स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रतियोगिता या गणित क्विज, वह सबसे आगे रहती। अब उसका उत्साह उसके ताने कसने वाले पति ने बुझा दिया था। वह अक्सर पूछता, तुमने रैंक लिया था क्या? कभी भी चुभनभरी बात करता, इतनी सी बात समझ नहीं आती, या चुनौती देता, आओ देखे जरा, यह सवाल तुम कितना समय लेती हो और मैं कितना। विनुता को लगने लगा कि बहुत तेज तर्रार होना भी एक श्राप है। हमारा समाज अजीब है। औरत हमेशा अपने पति की शोहरत और कामयाबी पर फक्र करती है, पर इसका उल्टा बहुत कम होता है। मर्द शायद ही कभी अपनी पत्नियों की काबिलियत को सराहते हैं। रत्ना इसके बिल्कुल उलट थी। हर मायने में एक साधारण लड़की, ऐसी जिसे लोग जल्दी याद भी नहीं रखते। उसने ग्रेजुएशन किया, शादी की और ठीक आम मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय
आमदनी सीमित होती है, जीवन शैली शादी होती है और बड़ी बचत या संपत्ति काम ही होती है, लोगों की तरह बस गई। रत्ना का पति रघु एक क्लर्क था और बहुत सीधा सादा, डरपोक किस्म का आदमी। लेकिन एक साल जब रत्ना हमारी मुलाकात में आई तो हम सब दंग रह गए। वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह एक सफल व्यवसाय महिला थी और उसे कई पुरस्कार मिल चुके थे। उसका पहनावा भी बड़ा फैशनेबल हो गया था। उसका यह बदला रूप इतना चौंकाने वाला था कि हम कुछ देर तक बस उसे देखते ही रहे। विमला ने रत्ना से कहा कि वह अपनी कहानी बताए। रत्ना बोली, यह तो वही झोपड़ी से महल तक पहुंची कहानी है। शादी के बाद मुझे समझ आया कि मेरा पति एक अच्छे सहायक है, नेता नहीं। वे हमेशा किसी न किसी की सुनते रहते हैं। हमारे घर में मेरी सास ही मुखिया थी। मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर माँ बाप बहुत हुक्म चलाने वाले हों तो बच्चा या तो बहुत बगावती और काबू से बाहर बन जाता है या फिर बिल्कुल डरपोक और आज्ञाकारी। शायद रघु दूसरी किस्म का था। रत्ना ने आगे बताया, मैंने समझ लिया कि अगर मैंने खुद फैसले नहीं किए तो हमेशा अपनी सास की नौकर बनी रहूंगी। मैंने तय कर लिया कि मुझे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। जैसा कि तुम जानती हो, मैं ज्यादा होनहार या काबिलियत नहीं थी। मेरी पढ़ाई भी औसत, ऑन एन एवरेज, ही रही। ऐसे में नौकरी मिलना मुश्किल था। एक काम मुझे आता था, कपड़े सिलना। तो मैंने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। शुरू में मैं कपड़े पर काम करती थी, फिर चमड़े पर। मुझे जल्दी ही कारोबार की समझ आ गई और मैंने अपने ग्राहकों की पसंद के हिसाब से काम बढ़ा लिया। हमने पूछा, मसालों की ओर कब मुड़ी? रत्ना बोली, कपड़ों में सफलता मिलने के बाद मैंने घर गृहस्थी के सामान में हाथ आजमाया। सफलता से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं हमेशा ग्राहक को भगवान समझती हूँ। अपनी खुशी के लिए नहीं, ग्राहक की जरूरतों को पूरी करने के लिए काम करो, यही उसूल फायदा देता है। जिंदगी एक बड़ी शिक्षक है। हर चीज मैंने तजुर्बे से सीखी। अपनी हर गलती से कुछ सीख कर मैंने वही गलती दोबारा नहीं की। रत्ना के साहस और उसके जीवन पलटाव पर हम सब हैरान भी थे और खुश भी। हम तो सोचते थे कि विनुता बहुत सफल होगी और रत्ना बस साधारण रहेगी, मगर नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। 20 की उम्र में हम आदर्शवादी मतलब अच्छे ऊंचे विचारधारा वाले थे, 40 पर आकर यथार्थवादी बन गए। मतलब सच्ची परिस्थितियों पर निर्णय लेते हैं, उस पर काम करते हैं, आने वाले कल की चिंता ना करके सच्चाई पर भरोसा करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।